नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 16 जून 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल है हेट स्पीच और इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 295 से रिलेटेड और डिफरेंट प्रोविजंस। देखो, अभी आपको पता है रिलीजन को लेकर के बहुत सारे डिबेट्स हो रहे हैं, मेनली तब जब रिसेंट बीजेपी स्पोक्स पर्सन्स के द्वारा जो स्टेटमेंट्स दिए गए, जिसके चलते इंटरनेशनली कहीं ना कहीं इस मुद्दे को हवा मिली है। तो ऐसे में कुछ प्रोविजंस हैं, उनके बारे में हमें देखना है। वैसे हमने एडिटोरियल डिस्कशन में हाईलाइट कर लिए थे कि आईपीसी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो कि रिलीजियस हेट्रेड को प्रमोट करने के चलते जिन मुद्दों को डील करने के लिए जो सेक्शंस अवेलेबल हैं हमारे आईपीसी में, वो तो इनमें सेक्शन 295A जो कि 1927 में ऐड किया था। तो इसमें क्या था कि इस लॉ में ये प्रोविज़न है कि अगर कोई क्रिटिसाइज करे, इंसल्ट करे किसी दूसरे के रिलीजन को, तो उसके लिए क्या प्रोविज़न होंगे, उसके लिए क्या पनिशमेंट्स होंगी। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर रिलीजियस इश्यूज़ को लेकर के बहुत सारा हेट स्पीच का स्टेटमेंट आते रहते हैं, तो उन चीज़ों को टैकल करने के लिए प्रोविजंस की बात है। सेक्शन 295A कहता है कि अगर कोई जानबूझ करके ऐसी कोई एक्टिविटी करे जो कि दूसरे किसी के रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करे, किसी क्लास को आप इंसल्ट करो, तो उस केस में पनिशमेंट के प्रोविज़न है। ठीक है, जिसमें ये पनिशमेंट कितनी क्या होगी, जेल में डालने से लेकर के 3 साल तक मैक्सिमम फाइन सज़ा हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट, और फाइन हो सकता है, वो डिसाइड किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। तो ये प्रोविज़न किया हुआ है। सेक्शन 295A है वो एक की प्रोविज़न है आईपीसी में, जिसमें रिलीजियस ऑफेंसेस के लिए पेनल्टी दी हुई है, दैट मीन्स पनिशमेंट दी हुई है। ऐसे में वैसे आईपीसी की बात करें तो सेक्शन 295, 296, 297, 298 ये 4 सेक्शंस हैं जो कि डील करते हैं अगर कहीं पर भी रिलीजियस इशू आता है तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, राइट। और फिर बाद में 1927 में ये ऐड कर दिया था 295A। ठीक है, एक और सेक्शन है आईपीसी का, सेक्शन 153A। जब सेक्शन 295A और सेक्शन 153A दोनों को एक साथ लाया जाता है तो पेनल्टी बड़ी कड़ी हो जाती है, कड़क हो जाती है। ठीक है, 153A क्या कहता है, वो भी ये कहता है कि मान लो डिफरेंट ग्रुप्स में धर्म, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज, इनके आधार पर अगर कहीं पर भी हार्मनी के मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आती है, दैट मीन्स ग्रुप रहते हैं अलग अलग, आपको पता है धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, ये सारे चलते हैं हमारे यहाँ पे। तो ऐसे में सोसाइटी में जो एक शांति होनी चाहिए, उस शांति के लिए अगर उन दोनों ग्रुपों के बीच में कहीं भिड़ंत हो गई शांति को हार्म पहुंचाने के लिए, तो ऐसे में सेक्शन 153A भी आ जाएगा। सेक्शन 505 भी क्या कहता है कि अगर पब्लिक मिसचीफ को प्रमोट करने की कोई कोशिश करे, मतलब समाज में शांति को मतलब डिस्टर्ब करे, तो भी आपको कहीं ना कहीं पनिशमेंट मिल जाएगी। तो ऐसे में एक्सक्लूसिव रिलीजन को टारगेट करते हुए तो 295 से लेकर 298 प्लस 295A ये 5 सेक्शंस हैं जो डील करते हैं, और इसके अलावा 153A और सेक्शन 505 भी डील करता है। इसके अलावा आपको पता है ये चीज़ हम बहुत बार देख चुके हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 66A, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। इसमें क्या था कि अगर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ऑफेंसिव मैसेज शेयर करेगा तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। पर वही बात है कि इसको वेग बोला, अनक्लियर बोला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट जाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को स्ट्रक डाउन कर दिया था। ठीक है, तो कई ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे प्रोविजंस हैं आईपीसी में और डिफरेंट लॉज में, जिनके बेसिस पे आप फ्री स्पीच का मिसयूज़ करते हुए अगर हेट्रेड फैलाते हो, नफ़रत फैलाते हो सोसाइटी में, तो उनके लिए पनिशमेंट के प्रोविजंस की बात हमने की। अब लॉ के ओरिजिन की बात करें तो बात ऐसी है कि इंडियन पीनल कोड आईपीसी को कोडिफाई करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था टीबी मैकोले ने। ठीक है, और जब ये टीबी मैकोले जब अपनी तरफ से बना रहा था, कोडिंग कर रहा था, तब उस टाइम के गवर्नर जनरल जो थे उनको 1835 में एक लेटर लिख के बताता है, बोला शायद ही दुनिया का ऐसा कोई देश है जहाँ पर धर्म को लेकर लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो बोला इनके लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिवली हमें प्रोविज़न करने होंगे। ठीक है,
तो ऐसे में सेक्शन 295 से 298 तक के प्रोविज़न हो गए। फिर उसके बाद में 1927 में सेक्शन 295 ए भी ऐड कर दिया जाता है रिलीजियस हेट्रेड को हैंडल करने के लिए, हेट स्पीच को कंट्रोल करने के लिए। फिर देखो अलग अलग केसेस के प्रोविज़न है, जैसे रंगीला रसूल का केस है। अब ये रंगीला रसूल का केस है पंजाब का, ठीक है, कि भाई सेक्शन 153A है वो लाया गया है इसमें कि पैम्पलेट्स इशू किए गए, और पैम्पलेट्स में आप देखो कि एक रिलीजन को टारगेट करते हुए उस पर इस तरीके के स्टेटमेंट दिए गए। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या कहा उसमें कि सेक्शन 153A लाने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर इतना कोई इम्पैक्टफुल बात नहीं थी जो कि किसी रिलीजन को टारगेट करे। सिमिलर इसी तरीके का केस आया, उसमें भी फिर मजिस्ट्रेट ने डिसाइड किया, फिर पता पड़ा कि सेक्शन 153A है वो ऐसा होता है कि किसी एक रिलीजन को टारगेट करे तो भी कहीं ना कहीं काम कर सकता है। ओवरऑल डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं। बात यह है कि कौन कौन से केस एक्ट हैं वो हमने देख लिए। 1957 का केस है रामजी लाल मोदी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने लॉ को अपहेल्ड किया, सेक्शन 295A को अपहेल्ड किया, कहा कि अगर पब्लिक ऑर्डर को प्रिजर्व करने की बात आए तो एक इंडिविजुअल अपने फंडामेंटल राइट के तहत अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज करता है और कहता है कि मेरा तो ये अधिकार है, तो उस केस में आपको पब्लिक ऑर्डर को देखना होगा कि कहीं पब्लिक ऑर्डर को मुश्किलों में तो नहीं डाल रहे हो। तो ऐसे में एक हो गई क्या, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। सिमिलर केसेस और भी हैं आगे आप देख सकते हो। 1960 का है बाबा खलील अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। 1973 का रामलाल पुरी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये कई केसेस हैं जिनमें पॉइंट यही आता है कि कहीं पर भी अगर रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने की इंटेंशन की गई है, जानबूझ करके ऐसा कुछ किया गया है और जिसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो गया, तो फिर उसके टाइम पे एक्शन लेना जरूरी हो जाता है। ठीक है, ये चीज बताई जा रही है। आगे चलता है। नेक्स्ट है यूएई ने देखो सस्पेंड कर दिए हैं इंडिया से मंगाए हुए गेहूं से जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको री एक्सपोर्ट करने से। देखो मुद्दा ये है कि इंडिया ने अपनी तरफ से ये कंसर्न्स रेज किए हैं कि जो भी गेहूं इंडिया से एक्सपोर्ट होकर के अबू धाबी, दुबई, इन शहरों में जाते हैं जो कि यूएई के कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटीज़ हैं, तो वहाँ पर गए हुए गेहूं, उस गेहूं को चाहे आप प्रोसेस करो चाहे उसका आटा बनाओ, उसको आप री एक्सपोर्ट नहीं करोगे। उल्टा इंडिया से मंगाए हुए गेहूं को आप डोमेस्टिकली कंज्यूम करोगे। ठीक है, चाहे फिर वो इंडियन वर्कर्स जो काम कर रहे हैं यूएई में, चाहे उनको ही आप सप्लाई कर दो, पर एक्सपोर्ट नहीं करोगे। मतलब इंडिया से गेहूं मंगा करके उसको प्रोसेस करके आप बाहर किसी दूसरे देश को नहीं भेजोगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यूएई ने इस बात को मान लिया, चलो ठीक है कि हम सस्पेंड करते हैं गेहूं के री एक्सपोर्ट को जो हम इंडिया से मंगाते हैं। ठीक है, वैसे इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया ने अभी 2021-22 का जो फिस्कल ईयर गया है इसमें लगभग 72.35 लाख टन गेहूं का एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, उसमें से 6.5% जो है वो किसको किया है, यूएई को। तो अमाउंट कितना निकल के आता है, वो अमाउंट है 4.71 लाख टन्स। ठीक है ना, और अमाउंट और टोटल जो एक्सपोर्ट इंडिया ने किया है उसकी वर्थ कितनी है, लगभग 2.1 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, 2120 तो 2.1 बिलियन डॉलर हो गया ये। ठीक है, इतना इंडिया ने गेहूं एक्सपोर्ट किया है। इसके पीछे और वैसे देखा जाए तो यूएई सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, एक तो रशिया से, फिर कनाडा से, इसके अलावा यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया से। 2020-21 से इंडिया थोड़ा सा राइज हो रहा है। कारण क्या है इसके पीछे, पॉइंट एक ही है कि अभी फ़िलहाल जो है वो एक तो रशिया यूक्रेन वॉर है उसकी वजह से, जिससे कि ब्लैक सी के जो पोर्ट्स हैं वो बंद पड़े हैं, ब्लैक सी वाले एरिया से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में ये प्रॉब्लम है। दूसरा इसके अलावा देखा जाए तो रशिया यूक्रेन की तरफ से अब एक्सपेक्टेशन ये है कि जुलाई में वो गेहूं सप्लाई कर देंगे, तो थोड़ा सा गेहूं के मार्केट पे लोड है वो थोड़ा रिड्यूस हो पाएगा। वैसे यूएई की बात करें तो 15 लाख टन के लगभग यूएई का खुद का डोमेस्टिक कंजम्पशन है, जबकि वहाँ पर वीट मिलिंग कैपेसिटी कितनी है, 16.7 लाख टन एक्स्ट्रा है। 1.7 लाख टन एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है गेहूं के प्रोडक्ट्स का, वो फिर एक्सपोर्ट करता है गेहूं किसको, सऊदी अरब, बहरीन, जॉर्डन, इथियोपिया, ताइवान, फिलीपींस, इनको एक्सपोर्ट करता है। फिर ऐसे यूएई क्या फ़ायदा कमाता है। ठीक है, ये था पूरा मुद्दा। आगे चलता है।
ये आप देख सकते हो यूएई का मैप, ये पर्शियन गल्फ है इधर, ये कतर आ गया, थोड़ी सी बॉर्डर शेयर कर रहा है, इधर सऊदी अरब आ गया, इधर ओमान है, और ये टेरिटरी जो है ये भी ओमान की है, और ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जो कि पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से ज्वाइन करती है, या फिर ये कहो ईरान को ओमान से सेपरेट करती है। ठीक है, ये है अबू धाबी जिसको कैपिटल भी कंसिडर किया जाता है। बाकी यहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ जैसे शारजहाँ, ठीक है, दुबई यहाँ पे पास की पास आप देख सकते हो। ठीक है, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इस तरीके से ये चलता है। आगे चलते हैं, और ये है आपके सामने ब्लैक सी मैप जो आप अच्छे से देख सकते हो। इधर रशिया है, इधर जॉर्जिया, इधर आ गया टर्की, ये आ गया बुल्गारिया, रोमेनिया, फिर आप देख सकते हो इधर यूक्रेन। ठीक है, ध्यान से देख लेना भाई। ओके, और ये स्ट्रेट ऑफ यहाँ देख सकते हो बॉस्फोरस, इसको सी ऑफ मार्मरा बोलते हैं बीच वाले को। यहाँ पर ये वाली स्ट्रेट है, इसको बोलते हैं डार्डनेलिस। ठीक है, डार्डनेलिस, और ये एजियन सी है। तो ओवरऑल ब्लैक सी सीक्वेंस देख लो, ब्लैक सी, सी ऑफ मार्मरा और एजियन सी, इनको लिंक करने वाली दो वाटर स्ट्रेट्स हैं। एक का नाम है बॉस्फोरस स्ट्रेट, एक का नाम है डार्डेनलिस स्ट्रेट। इधर देख सकते हो ब्लैक सी, ऊपर देख सकते हो सी ऑफ अजोव, इनको ज्वाइन करने वाली है स्ट्रेट ऑफ कर्च। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर काम करेगी। ओके, इसके अलावा अगर देखें तो बाकी ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ का भी लोकेशन आप देख सकते हो। इस्तांबुल टर्की की बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, सोची, याल्टा, ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, और ये है क्रिमियन पेनिनसुला जो कि रशिया ने अभी कैप्चर कर रखा है। ओके, तो ये था पूरा सिनेरियो यहाँ से मैपिंग का। आगे चलते हैं। देखो, फिर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आर्टिकल है, इतना कुछ खास है नहीं, इसमें केवल डेटा बताया जा रहा है, क्योंकि रिसेंटली आपको पता है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें ये था कि आने वाले 1.5 साल में हम लगभग 10 लाख के लगभग जॉब्स क्रिएट करेंगे, जॉब रिक्रूटमेंट करेंगे, क्रिएट तो क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे। तो बेसिकली अभी तक तो देखो गवर्नमेंट का टारगेट क्या था, अलग अलग स्कीम्स चला रखी थी जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उनको प्रमोट किया गया। जैसे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए ये प्रोग्राम्स थे, नाम लिख लेना इनके, ठीक है, इनकी डिटेल भी पढ़ लेना। महात्मा गांधी जो नरेगा वाला है, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके अलावा गरीब कल्याण रोजगार अभियान, आत्मनिर्भर भारत रोजगार अभियान योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, मुद्रा रोल, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ऐसे कई प्रोग्राम चलाए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से एम्प्लॉयमेंट्स को जनरेट करने के लिए। तो ये गवर्नमेंट के एफर्ट्स रहे, पर वही चीज़ है कि सरकारी नौकरियां जो थी वो देखा जाए ना, उस पर अब ध्यान दिया जाएगा। वैसे देखा जाए तो सरकार के पास में सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, लगभग 41 लाख रोजगार है, 40,78,000 नौकरियां हैं, है ना, गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग सेगमेंट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, जिनमें 21.75% जो है वो वैकेंसी चल रही है। तो इसका मतलब अच्छा खासा वेटेज हो गया, लगभग आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, बहुत बड़ा फिगर हो गया बेसिकली, राइट। 6-7 लाख जने हो गए, 6-7 लाख वैकेंसी हो गई। इसके अलावा सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कौन देता है, इंडियन रेलवेज, लगभग 12.5 लाख एम्प्लॉयज़ काम करते हैं इंडियन रेलवे में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर है ये, ठीक है, पब्लिक सेक्टर कंपनी जो कि एम्प्लॉयमेंट देती है। इसके अलावा देखा जाए ऑलमोस्ट 92% सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मैन पावर है वो कहाँ पर कन्फाइंड है, रेलवे डिपार्टमेंट, होम अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर में, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में, जिसमें सिविलियंस जो डिफेंस पर्सनल्स हैं उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, सिविलियन ओनली, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इनमें लोग लगे हुए हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट में जितनी रोजगार बन रही है उसका 92% लोग तो इन्हीं मिनिस्ट्रीज़ के अंडर कर रहे हैं काम। फिर बात आती है बेरोजगारी कितनी है, क्या है, तो बेरोजगारी मतलब वैकेंसी कितनी है, तो IAS की हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसी का मैंने पॉइंट किया है। बाकी ग्रुप ए, ग्रुप सी, ग्रुप बी, इनमें क्या क्या वैकेंसीज है वो अलग है। IAS वैकेंसी की बात करें तो देखो सैंक्शन स्ट्रेंथ है IAS की 6,746, और अभी एक्चुअल में स्ट्रेंथ कितनी है, 5,231। डिफरेंस देख लो, इतना वैकेंसी अभी चल रही है। ओके,
यही चीज़ें बताई जा रही हैं। और वैसे आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट करने के लिए कौन सी एजेंसीज काम करती हैं, तो मेनली दो एजेंसीज हैं, एक तो यूपीएससी, एक एसएससी। यूपीएससी ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों में रिक्रूटमेंट करती है, ग्रुप बी में भी ऑफिशियल आ जाती हैं, ठीक है। और एसएससी रिक्रूटमेंट करता है ग्रुप बी में नॉन ऑफिशियल और ग्रुप सी में नॉन टेक्निकल, इनका रिक्रूटमेंट अलग अलग मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट के लिए। इसके अलावा सबॉर्डिनेट ऑफिसेज में भी रिक्रूटमेंट एसएससी के द्वारा ही किया जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। बाकी इतना डेटा भरा हुआ है जो शायद ही काम आए आपके। आगे चलते हैं। और बाकी अगर आपको लगे कि हाँ मेरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो एक बार खुद रीड आउट कर लेना, मैं न्यूज़पेपर कल सुबह या फिर आज रात को 10 बजे तक शेयर कर दूंगा। फ्रंट पेज पे न्यूज़ तो कोई काम की नहीं है, बस इतना सा ही है कि जो अग्निपथ स्कीम लॉन्च की जा रही है जिसमें 4 साल का काम करवाना है सोल्जर्स के तौर पे, जो भी यंग इंडिविजुअल्स उनसे, तो बोले 4 साल के बाद में जब वो एग्जिट करके जाएंगे तो उनके मतलब उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं था। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट्स थे, हमने भी डिस्कस किया कि 4 साल बाद में क्या करेंगे। तो इसके लिए देखो, एक तो यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एंड असम राइफल्स, इनका मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, बोला उनमें जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें प्रायोरिटी मिलेगी। जिसके पास भी ये 4 साल का जो जॉब किया हुआ है आर्मी में या डिफेंस सेक्टर में, जिनके पास भी 4 साल का एक्सपीरियंस होगा, उन लोगों को प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। एक तो ये। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, यहाँ पर क्या अनाउंसमेंट किए गए हैं चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा कि जो भी अग्निवीर्स होंगे, अग्निवीर का मतलब अग्निपथ स्कीम के तहत जो लोग रिक्रूट होंगे डिफेंस में, और फिर उनके बाद में जब वो काम करने के लिए निकलेंगे फिर रिक्रूटमेंट की बात आएगी कि करियर कहाँ एक्सप्लोर करें। तो बोला हमारे यहाँ पर जो पुलिस है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस हो गई, असम पुलिस हो गई, मध्य प्रदेश पुलिस हो गई, तो बोला उन लोगों को प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। तो ये चीज़ इधर से एनकरेज करने की बातचीत आ रही है। ओवरऑल देखें, बीजेपी रूल्ड स्टेट्स जो हैं वो एक तरीके से जो कंसर्न था उसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये एक कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, पर इसमें वही चीज़ है कि गंदी पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए फिर कि आज बीजेपी की रूलिंग है सेंटर में और बीजेपी रूल्ड स्टेट्स ही साथ में आ रहे हैं, पर कल को ना यहाँ पर किसी भी एक स्टेट में दूसरी पार्टी का अगर रूल आ गया फिर वो विड्रॉ कर ले तो फिर वो चीटिंग हो जाएगी वहाँ के यूथ जो उस पर्टिकुलर स्टेट के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा एनकरेजिंग है ये कदम। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो रिक्रूटमेंट होगी उसमें प्रायोरिटी मिलेगी अग्निवीरों को, तो वो भी एक अच्छी एनकरेजिंग बात हम कंसिडर कर सकते हैं। इसके आगे इकोनॉमी पेज पे हम आ गए हैं जिसमें ये है कि 5G ऑक्शन जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, अप्रूवल दे दिया है कैबिनेट ने, और जहाँ तक है डेट है 26 जुलाई, ठीक है ना। तो देखा जाए तो 5G टेक्नोलॉजी आपको पता है 4G का एडवांस आएगा, ओके, ज़्यादा स्पीड होगी, ज़्यादा कैपेसिटी होगी, उसके हिसाब से लगभग 72,000 मेगाहर्ट्ज़ जो स्पेक्ट्रम है उसका ऑक्शन होगा। 72,000 मेगाहर्ट्ज़ का मतलब हो गया 72 गीगाहर्ट्ज़, और मेगा का मतलब 10⁻6 होती है, ठीक है, और गीगा का मतलब 3 ऐड और कर दो 10⁻9, ठीक है ना। तो ऐसे 72 गीगाहर्ट्ज़ एयरवेव्स जो सिग्नल्स है उनका ऑक्शन होना है, और ऑक्शन होने के बाद में वैलिडिटी कितने साल की रहेगी, 20 साल की। और ऑक्शन में कौन कौन से स्पेक्ट्रम्स आ रहे हैं, 600, 700 मेगाहर्ट्ज़, 800 मेगाहर्ट्ज़, 900, 1800 मेगाहर्ट्ज़, 2100 मेगाहर्ट्ज़, 2300, 3300 और 26 गीगाहर्ट्ज़, मतलब 26,000 मेगाहर्ट्ज़ तक पहुंच जाएगी। तो ये है। तो इसमें ये जो 1800, 2100 और ये है ना, ये अपर है, और ये अपर बैंड होते हैं फ्रीक्वेंसी के, और ये है मिड बैंड्स। तो इनमें ऑपरेशन कंडक्ट होगा 5G का मेनली, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, स्पेक्ट्रम, फ्रीक्वेंसी, ये चीज़ें क्या होती हैं। देखो, जब भी कोई सिग्नल आपके पास पहुँचता है या कोई भी कम्युनिकेशन होता है तो वो इस तरीके से वेव्स के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। अब कोई भी वेव है उसका कितना साइकिल, मतलब काउंटिंग करो, इस एक साइकिल का मतलब यहाँ से शुरू हुए आप, यूं गए और फिर से यूं घूम करके यहाँ तक आ गए, तो ये एक साइकिल हो गया। तो 1 सेकंड में कितने साइकिल्स पास हो रहे हैं उतनी ही उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है ना। अब 1 सेकंड में अगर 3300 मेगा मतलब 3300 इंटू 10⁻6 इतने साइकिल्स 1 सेकंड में पास हो जाते हैं, राइट, तो वो क्या हो गया, 3300 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी।
कुल मिला के बात यह है, इस तरीके के जो वेव्स हैं वो कितनी पास हो रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकंड में, वही उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हो जाती है। स्पेक्ट्रम क्या होता है कि फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं उनको आप यहां पर एक बैंड में फिक्स कर देते हो। बैंड का मतलब कि एक रेंज आपने डिसाइड कर दी कि 6 से 15 मेगाहर्ट्ज तक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वो 6 से 15 मेगाहर्ट्ज तक की अगर आप बात कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका एक बैंड हो गया, फ्रीक्वेंसी बैंड। और जब इस तरीके के बहुत सारे बैंड्स हो जाएंगे तब आप उनको कंबाइनली बोल दोगे स्पेक्ट्रम, ठीक है। वही स्पेक्ट्रम यहां पे ऑक्शन होगा, नीलामी होगी, ठीक है। यही चीज यहां पे बताई जा रही है। इसके अलावा देखो, अब की बार 3 तो मेन बिडर्स होंगे ही, जिसमें एक तो हो गया वी, वोडाफोन आइडिया, जिसमें 35% गवर्नमेंट के स्टेक्स हैं, ठीक है। इसके अलावा एक हो गया एयरटेल, एक हो गया जियो। पर अब की बार न्यू एंट्रेंट्स को भी बुलाया जा रहा है, जैसे कि टीसीएस कंपनी है कि बोला आप भी आ सकते हो, आप भी 5G टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है, यूज़ कर सकते हो। तो देखने वाली बात है क्या कितना क्या आउटकम आता है। पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, लगभग 5 लाख करोड़ रुपए में ऑक्शन होगी स्पेक्ट्रम की। अब देखने वाली बात है कितना आता है गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ऑक्शन के बाद में, वो टाइम बताएगा। बस इस डिस्कशन में जो भी था यहीं पे ख़त्म है। थैंक यू वेरी मच।